नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 10 की जो NCERT में भूगोल की पुस्तक है उसके पाठ नंबर 4 कृषि पर बात करने वाले हैं। हम फसलों से पहले तक का जो चैप्टर है उसे पूरा करेंगे इस वीडियो में। कृषि, और हम बहुत बार पढ़ते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारा भारत जो है इसकी लगभग 68.8% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कृषि कार्य जो है वो एक प्रमुख व्यवसाय है। हमारे देश की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि, लगभग 66% लोग कृषि कार्य करते हैं और सिर्फ खाद्यान्न फसलें ही नहीं, इनसे व्यापारिक फसलें भी पैदा की जाती है, जैसे जूट, तंबाकू, इसके अलावा गन्ना, ये फसलें भी जो है। परंतु जनसंख्या अधिक होने की वजह से हमारे देश में फसलों का जितना भी उत्पादन होता है वो लगभग भारत में ही खर्च हो जाता है, चाहे वो चावल हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो दालें या अन्य फसलें हो। तो इन सब पर चर्चा से बात करेंगे, परंतु उससे पहले हम कृषि पर बात करेंगे, कृषि के प्रकारों पर। और 10वीं की NCERT की पुस्तक में कृषि के 3 प्रकार लिखे गए हैं और ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला बिल्कुल सामान्य या स्थानांतरित कृषि, दूसरा गहन जीवन निर्वाह कृषि और तीसरा व्यापारिक कृषि। तो इन तीनों प्रकार की कृषि पर बात करेंगे, तीनों की क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद में भारत में कृषि के शस्य प्रारूप पे बात करेंगे, शस्य गहनता पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कृषि के प्रकार। कृषि के कुल 3 प्रकार आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, उन तीनों पर बात करते हैं। सबसे पहला प्रकार जो दे रखा वो है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। दूसरे प्रकार की कृषि देखिए आपकी बुक में, वो है गहन जीविका कृषि। और तीसरी कृषि जो दे रखी है आपकी पुस्तक में वो है व्यापारिक कृषि। तो 3 प्रकार आपकी पुस्तक में दे रखे हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को एक अन्य नाम स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अब इन तीनों पर बात करते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इनकी प्रमुख बातें क्या हैं। पहला जो प्रकार आपको देखने को मिल रहा है वो है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, और जिसका मतलब ये है कि जीवन जीने के प्रारंभिक तरीकों में जो कृषि की जाती है, यानी इसमें ना तो कोई उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा, ना कोई ट्रैक्टर का, कंबाइन का, यानी प्राचीन औजारों से। और इसमें खेतों का आकार भी कैसा होता है? छोटा होता है, खेत बड़े नहीं होते हैं। इसके अलावा इनमें कोई उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता। सामान्य औजारों आप जो है औजार उनसे प्रयोग, हल चलाने से खेती की जाती है या गुड़ाई निराई, इन सब तकनीकों का प्रयोग करके। और इसमें मेन बात, इसमें पूरा परिवार खेती करता है। और तीसरी और प्रमुख बात कि इसमें व्यापार के लिए कोई भी फसल नहीं दी जाती, यानी जितना भी नाम में लिखा हुआ है जीविका निर्वाह, सिर्फ जीवन जीने के लिए ही कृषि की जा रही है, यानी व्यापार के लिए खेती की नहीं की जा रही। अब इस प्रकार की कृषि के बहुत सारे नाम हैं। इस कृषि को कर्तन व दहन प्रणाली, यानी काटो व जलाओ कृषि,
झाड़ फूक कृषि, तथा इसी का एक अन्य नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। अब स्थानांतरित कृषि का मतलब यह है कि इसमें खेतों को स्थानांतरित किया जाता है। सामान्य तौर पर आज के जमाने में जनजातियां या भारत के अंदर बात करें तो उत्तरी पूर्वी जो भारत है वो ऐसी कृषि करता है, यानी वो एक जगह पर खेती करेंगे, 4 से 5 साल तक वहां रहेंगे, फिर उस जगह को छोड़कर किसी अन्य जगह पर चले जाएंगे और जाते वक्त उस खेत में जो है वो आग लगा देते हैं ताकि उसकी जो राख है वो खाद का उपयोग करे, खाद की तरह कार्य कर सके। तो इसे स्थानांतरित कृषि या कर्तन व दहन, काटो व जलाओ, झाड़ व फूंक और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। इसकी विशेषताएं हम ध्यान रखेंगे। पहली विशेषता है भूमि के छोटे टुकड़े पर की जाती है, भूमि के छोटे टुकड़े पर की जाती है। तो हम पेपर में पहले क्या लिखेंगे, जब पेपर में यह प्रश्न आएगा कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को समझाइए, तो पॉइंट लगा के पहले इसके अन्य नाम लिखेंगे, फिर हम इसकी विशेषताएं, टॉपिक लगाएंगे विशेषताएं। और पहली विशेषता क्या है कि इसे भूमि के छोटे टुकड़े पर किया जाता है। दूसरी, इसमें आदिम कृषि औजारों का प्रयोग करते हैं, आदिम कृषि औजारों का प्रयोग करते हैं। इसमें आदिम कृषि औजारों का प्रयोग करते हैं, जैसे लकड़ी के हल, खुदाई करने वाली छड़ी, ये सब। पूरा समुदाय या पूरा परिवार जो है वो इसमें श्रम करता है, यानी पूरे परिवार के द्वारा इसमें कार्य किया जाता है। तीसरा, मानसून पर निर्भर है और पारिस्थितिकी द्वारा ही, मानसून या पारिस्थितिकी पर ही निर्भर है और हमेशा मिट्टी में कोई भी उर्वरक नहीं प्रयोग करते, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर जोर देते हैं, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर जोर देते हैं। 5 विशेषताएं हुई, भूमि के छोटे टुकड़े पर होगी, आदिम कृषि औजार, समुदाय या परिवार पूरा श्रम करता है, मानसून और पारिस्थितिकी पर निर्भर है और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता, यानी किसी भी खाद का, उर्वरक का, यूरिया का प्रयोग नहीं किया जाता। अब एक और बात इसी के साथ ही कि इस प्रकार की कृषि में कोई भी फसल व्यापार के लिए प्रयोग में नहीं लाई जाती, व्यापार के लिए प्रयोग में नहीं लाई जाती। व्यापार के लिए प्रयोग में कोई भी फसल इसमें नहीं लाई जाती, यह भी ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसमें मैंने आपको बता ही दिया। अब भारत में ये कृषि कहां कहां होती है, इस कृषि के हम क्षेत्र ध्यान देखेंगे, प्रमुख क्षेत्र देखेंगे और इसके क्या नाम हैं। स्थानांतरित कृषि के क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। भारत के अंदर यह कृषि असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में, भारत में भी, पहले कौन से भारत की बात कर रहा हूं, उत्तरी पूर्वी भारत की। और उत्तरी पूर्वी भारत में आप ये वाला एरिया देखेंगे, ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, ये वाला एरिया। तो उत्तरी पूर्वी भारत में कौन से राज्य की बात कर रहा हूं, 4, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, इन 4 राज्यों में इस कृषि को झूमिंग कृषि कहा जाता है। झूमिंग या झूम कृषि, झूमिंग या झूम कृषि कहा जाता है उत्तर पूर्व के 4 राज्यों में। तो उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को कहते हैं झूम कृषि और राज्य है 4, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड।
इसके अलावा मणिपुर में, तो पहला उत्तरी पूर्वी भारत में ही मणिपुर की बात हो रही है। मणिपुर में इस कृषि को बोलते हैं पलामू। नाम याद रखने हैं। मणिपुर में क्या कहते हैं? पलामू। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, छत्तीसगढ़ का बस्तर एरिया और अंडमान व निकोबार में इसे दीपा कहा जाता है। अंडमान और निकोबार में, इन दोनों जगह पर इस कृषि को कहते हैं दीपा। तो 3 नाम हो गए अभी तक। पहला उत्तरी पूर्वी भारत में झूम, मणिपुर में पलामू और छत्तीसगढ़ के बस्तर और अंडमान निकोबार में इसे दीपा कहते हैं। मध्य प्रदेश में इसे वेबर या दहिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इसे वेबर या दहिया कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में वेबर या दहिया कहते हैं। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, पोडू या पेंडा कहते हैं। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा। उड़ीसा में पामाडाबी, पामाडाबी ध्यान रखेंगे, पामाडाबी। कुमान या ब्रिंगा, पामाडाबी, कुमान या ब्रिंगा। पश्चिमी घाट पर इसे कुमारी कहते हैं। अभी मैं आपको इसको मैप के माध्यम से बताऊंगा। पश्चिमी घाट पर इसे कहते हैं कुमारी। हिमालय क्षेत्र में कहते हैं खिल। हिमालयन क्षेत्र में कहते हैं खिल। झारखंड में कुरवा, झारखंड में कुरवा। और अंतिम है दक्षिणी राजस्थान में वालरा। वैसे दक्षिणी राजस्थान में यह कृषि कहलाती है वालरा, परंतु जो पहाड़ी भागों में की जाती है उसे बोलते हैं चिमाता, और मैदानी भागों में जो की जाती है उसे बोलते हैं दजिया। तो अभी हम इसको पूरा उस हिसाब से देखते हैं। चलिए, भारत के अंदर इनके किस किस एरिया में क्या क्या नाम है, हम इसे मैप पर एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो उत्तरी पूर्वी भारत में बोलते हैं झूम। उसके अलावा मणिपुर में बोलते हैं पलामू। पश्चिमी घाट पर्वत पर इसे बोलते हैं कुमारी। हिमालय वाले एरिया में इसे बोलते हैं खिल। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के बस्तर के आसपास इसे कहते हैं दीपा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे क्या कहते हैं? दीपा कहते हैं। मध्य प्रदेश में इसे वेबर या दहिया। आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा। और राजस्थान में इसे बोलते हैं वालरा। उड़ीसा में इसको पामाडाबी, कोमान या बरिंगा कहा जाता है। ये है जो प्रमुख स्थानांतरित कृषि के प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा हमें 3 बातें जो हैं और ध्यान रखनी है। विश्व में भी इसके कुछ नाम हैं, आपकी बुक में लिखे हुए हैं। मैक्सिको, मध्य अमेरिका में मिल्पा। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे कहते हैं मिल्पा। इंडोनेशिया में इसे कहते हैं लदांग। वियतनाम में इसे कहते हैं रे। फिलीपींस इसे कहते हैं केंगिन।
मेडागास्कर, इसे कहते हैं टावी। ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, ये पहले प्रकार की कृषि थी और इसके ये कुछ विश्व में भी नाम है। मैक्सिको, मध्य अमेरिका में मिल्पा, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे, फिलीपींस में कैंगिन, मेडागास्कर में टावी, ब्राजील में रोका और मध्य अफ्रीका में इसे मसोले कहा जाता है। तो स्थानांतरित कृषि क्या थी कि छोटे खेत पर की जाती है, प्राचीन औजारों से की जाती है, कोई उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता, पूरा परिवार इस पे श्रम करता है और इसके विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नाम है। हमको भारत और विश्व में इसके नाम ध्यान रखने हैं अभी। इसके बाद दूसरे प्रकार की कृषि है गहन जीविका कृषि। अब इस पर बात करते हैं कि ये क्या है। गहन जीविका कृषि और व्यापारिक कृषि, दो बिंदु हमारे रह रहे हैं। अब स्थानांतरित कृषि की बिल्कुल विपरीत होती है गहन जीविका कृषि। यह कृषि, इसकी विशेषता उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो। भूमि पर जनसंख्या का दबाव क्या हो, अधिक हो। अब इसकी मेन बात क्या, इसमें खेत कभी स्थानांतरित नहीं किए जाते। हमारे जो भारत में वर्तमान में जो कृषि चल रही है वो इसी प्रकार की है। हम एक ही खेत को वर्ष में 3 बार जो है उस पर फसल लेते हैं। तो जब जनसंख्या का दबाव अधिक होता है तो इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाएगा, इसमें तकनीक का प्रयोग यानी ट्रैक्टर का, कंबाइन का, तकनीक का कार्य यानी ट्रैक्टर कंबाइन का कार्य किया जाएगा। इस प्रकार से इस पे कार्य किया जाएगा। इसके अलावा सिंचाई के माध्यम से और रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल स्थानांतरित कृषि की क्या होती है, विपरीत होती है। जो बातें उसमें है उसके बिल्कुल उल्टी बातें हमें यहां ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसमें क्या है, इसका मेन मतलब है कि किसान सदैव अधिकतम पैदावार की कोशिश करता है। किसान सदैव अधिकतम पैदावार की कोशिश करता है। उसका मतलब है अधिकतम लाभ कमाना, यानी वो अधिकतम लाभ के लिए कार्य करता है इस कृषि में। और जो तीसरा है वो है वाणिज्यिक या व्यापारिक कृषि। और व्यापारिक कृषि का मतलब ही है व्यापार के लिए। इसमें बड़े बड़े फार्मों के अंदर जो है वो खेती की जाती है। इसमें हाइब्रिड बीज, HY बीजों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक रख रखाव किया जाता है फसल का। उर्वरकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग। इसके अलावा कृषि को वाणिज्यिक स्तर का, कृषि जो होती है वाणिज्यिक स्तर की होती है। कृषि का स्तर वाणिज्यिक होता है। आप देखेंगे हरियाणा और पंजाब के अंदर सामान्य तौर पर चावल जो है वो एक नगदी फसल है। हमारे यहाँ चावल खाया नहीं जाता, हरियाणा पंजाब में यहाँ जो है गेहूं जो है वो प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। परंतु आप पूरे भारतीय खाद्यान्न फसल के रूप में देखेंगे तो चावल प्रमुख फसल है। परंतु पंजाब हरियाणा में चावल जो है वो एक नगदी फसल है, यानी वहां एक ये व्यापारिक फसल है। आप जितनी भी भारत में चाय को देखेंगे, गन्ने को देखेंगे, कपास को देखेंगे, ये सब जूट को देखेंगे, कॉफी को देखेंगे, बागानी जितनी भी फसलें हैं वो सब फसलें जो आती हैं वो वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आती हैं। यानी तंबाकू को आप ले लीजिए, वो व्यापार के लिए उगाई जाती है। इनका व्यापार किया जाता है
जबकि खाद्यान्न के अंदर ये उपयोग में नहीं लाई जाती। तो व्यापारिक कृषि ये तीसरे प्रकार की कृषि थी और इसमें जितना भी उत्पादन होता है वो सारा का सारा उत्पादन कच्चे माल के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है, यानी कच्चे माल में उसका प्रयोग करते हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए हो। तो तीसरी होती है व्यापारिक कृषि। तो कृषि के 3 प्रकार हैं, पहली स्थानांतरित कृषि, दूसरी गहन जीविका निर्वाह कृषि और तीसरी है व्यापारिक कृषि। इसमें सामान्य छोटे स्तर पर, जबकि ये बड़े स्तर पर होती है। ये होती तो जीविका निर्वाह के लिए है, परंतु तरीका गहन होता है, यानी एक ही खेत पर बार बार से खेती की जाती है, कृषि की जाती है, बार बार अन्य फसलें ली जाती हैं। और इसका जो मेन मकसद है कि इस प्रकार की कृषि में जब फसल का उत्पादन अधिक होता है तो थोड़ा बहुत व्यापार किया जाता है, अन्यथा जीवन यापन के लिए, खाद्यान्न फसलों के लिए यह कृषि की जाती है। बाकी व्यापारिक कृषि संपूर्ण तौर पर व्यापार के लिए की जाती है। अभी इसी पार्ट में एक छोटा सा टॉपिक है, शस्य गहनता क्या होती है। बस एक परिभाषा ध्यान रखनी है, शस्य गहनता या शस्य प्रारूप। एक किसान एक कृषि वर्ष में, एक किसान एक कृषि वर्ष में एक खेत में जितनी अधिक फसलें लेगा, जितनी फसलें लेता है उसे शस्य गहनता कहते हैं। और फसलों की संख्या जितनी अधिक होती जाएगी उतना ही शस्य गहनता का प्रतिशत जो है वो बढ़ता जाएगा। यानी हमारे पास लैंड कितना है, मान लीजिए 40 हेक्टेयर है और हमने एक साल में इसको कितनी बार यूज किया, 3 बार, तो कितनी बार यूज हुआ, 120 हेक्टेयर। तो इस प्रकार की गहनता को शस्य गहनता, यानी एक किसान एक कृषि वर्ष में एक खेत पर कितनी फसलें उगाता है उसे शस्य प्रारूप या शस्य गहनता कहा जाता है। ये एक छोटा सा टॉपिक था पार्ट 4 का, कृषि और उसके प्रकार और एक शस्य गहनता। अगली कक्षा में हम फसलों पर बात करेंगे। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।